हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज हम पढ़ेंगे डेफमेशन इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये वर्ड खुद में ही आपको बता देता है कि ये कहता क्या है। डिफेमेशन, राइट। तो फेम, जब किसी की आप डिफेम कर देते हो तो उसको हम डेफमेशन कहते हैं। एंड डेफमेशन इज even defined under IPC. Defamation is a right to reputation. ठीक है, every man has a right to reputation. देखो, आपको पता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, those are our legal rights. आर्टिकल 21 में इट सेज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बात जब करता है तो आपका जो रेपुटेशन का वो पार्ट है वो भी कवर करता है। तो राइट ऑफ रेपुटेशन इज राइट टू रेपुटेशन इज योर लीगल राइट, राइट। तो डेफमेशन इज, जब आपका कोई डेफमेशन करता है, दैट इज एक्शनेबल एंड इट इज अ सिविल रॉन्ग एज वेल एज इट इज अ क्रिमिनल रॉन्ग, राइट। सिविल रॉन्ग आ गया तो आपके टॉर्ट्स में कवर होता है, जब क्रिमिनल रॉन्ग होता है तो वो आपके आईपीसी में कवर होता है। तो what is defamation? Defamation, as the meaning of the word suggests, is an injury to the reputation of a person. जब आपकी इंजरी आ गई, इंजरी आपको पता है यहाँ पे कौन सी इंजरी की बात करी हुई है, लीगल इंजरी। जब आपका राइट टू रेपुटेशन का राइट जो है वायलेट होता है वो लीगल इंजरी मानी जाती है। और अगर आपकी ऐसी लीगल इंजरी हो जाए जिसमें आपकी रेपुटेशन पे असर पड़ रहा है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ डेफमेशन। फॉर दैट कंडीशन द स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स। अगर स्टेटमेंट जो हुई है वो ट्रू हो तो वो एक्सेप्शन मानी जाती है डेफमेशन की, राइट। अब देखो, जो कहते हैं आपकी रेपुटेशन है वो आपकी प्रॉपर्टी है, is treated as his property, and if any person possesses damage to property, he is liable under the law. Similarly, a person injuring the reputation of a person is also liable under the law. देखो, आप अपनी चीजों का ध्यान रखते हो, ऐसे ही आपको अपनी रेपुटेशन का भी ध्यान रखते हो, तो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड दैट रेपुटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैन, राइट। और इसको कोई इंजर करेगा दैट पर्सन विल बी लायबल इन द आइज ऑफ लॉ। अब डेफमेशन आपका 499 सेक्शन में डिफाइंड है और इसकी पनिशमेंट 500 सेक्शन ऑफ आईपीसी में दी गई है। अब देखो, आपको भी पता है आपका टॉर्ट्स अनकोडिफाइड लॉ है, यहाँ पे हमारे कोई सेक्शन आर्टिकल्स कुछ भी नहीं है। इट इज मेयर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड जजमेंट्स। बट जो आपका क्रिमिनल लॉ है दैट इज कोडिफाइड लॉ और आईपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ। तो आईपीसी में 499 में इसकी डेफिनेशन दी गई है और 500 सेक्शन में इसकी पनिशमेंट की बात करी गई है, दैट अ पर्सन committing an offense under this section is liable with simple imprisonment for a term of 2 years or fine or both. तो it is the simple imprisonment होती है, इसमें 2 साल तक या फाइन या फिर with both पनिशमेंट ये आपकी अवॉर्ड करी जाती है, ठीक है। अब देखो, जिसमें हमने ये प्रॉपर्टी की बात करी, इसका केस है डिक्सन वर्सेस होल्डन। इट सेज a man's reputation is his property and it says that if possible more valuable than other property. ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है, a man's reputation is his property. बेसिकली ये जो केस था, इससे डिक्सन वर्सेस होल्डन जो केस था यहां से आया था, जब कोर्ट ने कहा था कि जो रेपुटेशन है वो आपकी प्रॉपर्टी है, इट इज मोर वैल्यूएबल देन योर अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है जिसमें लिखा होता है विच आर द प्रॉपर्टीज, तो रेपुटेशन होता है और आपको लगता है रेपुटेशन कहाँ से हमारी प्रॉपर्टी हो गई, बट आपको बात याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, reputation is considered as a property, a man's reputation is his property. ये कौन से केस में बोला गया था, डिक्सन वर्सेस हॉल्डन में, राइट। नाउ
अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ डेफामेशन। देखो इसके, अगर आप मेरी वीडियो चेक करो, लीगल एप्टीट्यूड जो हमने पीयू एग्जाम का वीडियो बनाई हुई है हमारे चैनल पे, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका। हमने उसमें स्लैंडर पढ़ा था, लिबल पढ़ा था और इनएंडियो पढ़ा था। ठीक है, स्लैंडर इज व्हाट? ऐसे स्पोकन फॉर्म। जब आप कोई बात किसी को डिफेम करने के लिए बोल के बोलते, ठीक है, तो वो स्लैंडर कंसीडर करी जाती है। इट इज इन द ट्रांजिएंट फॉर्म, पर्सन हैज टू प्रूव विद स्पेशल, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले लिबल देखो। इट इज रिप्रेजेंटेशन मेड इन परमानेंट फॉर्म विच इज रिटन। देखो ये तो एग्जाम्पल है रिटन। लिबल में क्या होता है, आपकी जो या कह लो ये रिप्रेजेंटेशन है वो परमानेंट तरीके की होती है। अब देखो परमानेंट कैसे हो गई, जो आपके जैसे मर्जी कभी भी एसेस कर सकते हो, परमानेंसी तो उसी को कहते हैं, राइट। तो आपकी किसी बुक की फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि इज सिनेमा फिल्म अ फॉर्म ऑफ लिबल और स्लैंडर। अब तो आप सोचोगे कि क्वेश्चन आ गया तो स्लैंडर होगा मैम, वहां पे तो बोल के बोलते हैं। नहीं, द आंसर इज cinema films are considered to be in the form of permanent form and it is under libel. Why? Because आप मूवी को कभी भी कहीं भी देख सकते हो, आप 50 साल पुरानी मूवी भी आज देख सकते हो, राइट। तो दैट इज वाई दैट थिंग्स कम इन द परमानेंट फॉर्म एंड इट इज कवर्ड अंडर लिबल। ठीक है, आपका स्पोकन फॉर्म में वो बातें आ जाती है जब आप किसी को बोल के कुछ बताते हो, ठीक है, कुछ बोल के बता दिया, कुछ जेस्चर्स से बता दिया, इशारा करके बता दिया, तो उस चीज को हम स्लैंडर में कवर करते हैं। और लिबल में जब आप परमानेंट फॉर्म में एक सबूत के तौर पे दे देते हो तो दैट इज योर लिबल। तो यही बात करी हुई है। देखो स्लैंडर को आप सोचो कैसे प्रूव करोगे, अभी 2 जन में बात हुई है, आपको कैसे वो प्रूव करोगे कि आपको पता चल गया है कि उसने मेरे बारे में बात करी है और गलत बात करी है, आप उसको प्रूव कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो इसके लिए पर्सन हैज टू प्रूव विद स्पेशल डैमेजेस इन कोर्ट फॉर कंपनसेशन। ना कि सिर्फ आपको कंपनसेशन के लिए ये भी दिखाना होगा कि मेरे इतने ज्यादा डैमेजेस हो गए हैं उसकी ये एक बात बोलने से, बट आपको ये प्रूव भी करना होता है। दैट इज वाई यू नो इन इंग्लिश लॉ स्लैंडर इज नॉट कंसीडर्ड अ रॉन्ग, क्योंकि उसको प्रूव करना बहुत टफ है। बट जो आपका लिबल है इन इंग्लिश लॉ इट इज कंसीडर्ड टू बी अ रॉन्ग, उसकी पनिशमेंट है। बट इंडियन लॉ आपका कहता है कि डेफमेशन इन एनी फॉर्म इज अ रॉन्ग वेदर इट इज इन स्लैंडर और लिबल। ठीक है, नो बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा उसको प्रूफ करने के लिए, बट बोथ दीज कंडीशंस आर कंसीडर्ड टू बी अ रॉन्ग एंड हेंस इट इज पनिशेबल अंडर द इंडियन लॉ, राइट। फॉर लिबल जब रिटर्न फॉर्म में है आपको स्पेशल डैमेजेस कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं पड़ती एज सच, और कोर्ट को ऐसे ही आप दिखा दो रिटर्न फॉर्म में, ये देखो मेरे बारे में पब्लिश हुआ है, मेरे डेफमेशन हुई है, ये बातें गलत है, तो आप डिफेंडेंट को लाइबल बता देते हो उस केस में। ठीक है, और इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या है। पहला स्लैंडर का एग्जाम्पल देखो, डिफेमिंग अ पर्सन बाय वे ऑफ वर्ड्स और जेस्चर्स, or defaming a person through a representation made in some permanent form like writing, printing, etc. अभी मैंने इसके तो आपको काफी एग्जाम्पल दे दिए, सिनेमा फिल्म का एग्जाम्पल दे दिया, कुछ और जो आपके परमानेंट, अभी मेरी ये यूट्यूब पे वीडियो है, ये क्या है, ये इट इज इन अ परमानेंट फॉर्म। अगर हम इसमें किसी की डेफमेशन या कुछ करते हैं दैट इज इन अ परमानेंट फॉर्म एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लिबल। ठीक है, ओके। और स्लैंडर में जब कोई आपस में बात करता है in the form of words, spoken words, or in the form of gestures, that is considered to be slander in defamation. Now, Indian law on libel and slander. Indian law does not make any distinction between libel and slander, and both are treated as criminal offenses under 499 IPC. In the case of Hirabai Jahangir, इस केस में बोला गया था एक्चुअली कि both held that no distinction needs to be made between treating libel and slander
बेसिकली दोनों आपके कभी ये प्रूव हो जाए ये तो पनिशमेंट सेम मिलती है, तो इस केस में बेसिकली ये बताया हुआ था दैट देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन. व्हाई दिस क्वेश्चन अराइज? बिकॉज इंग्लिश लॉ में स्लैंडर इज नॉट पनिशेबल, लिबल इज पनिशेबल. ठीक है, दैट इज व्हाई. नाउ इन एंडो पढ़ते हैं हम. ये क्या होता है जब आप किसी चीज का हिंट दे देते हो. ठीक है, हिंट दे दिया या कुछ किसी को सरकास्टिकली बोल दिया और पता चल गया कि दूसरे बंदे को आप डिफेम कर रहे हो. जैसे मैं सरकास्टिकली बोल दूं कि हाँ मतलब कोई है ए पर्सन, मैं बोलूं ए तो कभी चोरी नहीं कर सकता, मेरी वॉच तो वैसे ही गुम गई है, और मैं इतने सरकास्टिकली वे में बोल दूं कि दूसरा बंदा आराम से समझ जाए कि जो मेरी वॉच चोरी हुई है वो ए ने करी है. ठीक है, तो अगर वो बात फॉल्स हुई तो वो मेरे पे डेफामेशन का जो है सूट फाइल कर सकता है, बिकॉज दैट विल बी इन इनएंडो. A statement is prima facie defamatory when its natural and obvious meaning leads to that conclusion. Sometimes it may happen that the statement was prima facie innocent, but because of some secondary meaning, ये बात समझो, आप इसको बड़े किसी को आराम से बोल देते हो, कोई बात बेइज्जती कर देते हो किसी की, ठीक है, इनोसेंट वे में बोलते हो, बट उसका सेकेंडरी मीनिंग क्या होता है? टू डिफेम द अदर पर्सन. तो उस केस में ये वाला आपका जो है टाइप लग जाती है. उसके बाद इट मे बी कंसिडर्ड टू बी अ डेफामेटरी. फॉर दिस सेकेंडरी इंस्टेंस प्लेंटिफ मस्ट प्रूव द सेकेंडरी मीनिंग दैट इज इनएंडो व्हिच मेक्स द स्टेटमेंट डेफामेटरी. पहले तो हम बोल देते हो वो तो बहुत अच्छा है, ये तो कभी चोरी कर ही नहीं सकता. जब आपने ऐसी बात बोल दी तो प्लेंटिफ जो सूट फाइल कर रहा है आपके अगेंस्ट, उसको वो जो सेकेंडरी स्टेटमेंट है वो प्रूव करनी पड़ेगी कि व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, right, to show the defamation in that particular case. Let us see the illustration. Z makes a statement that X is an honest man. यहां तक तो innocent statement की बात कर दी. उसके बाद and he never stole my watch. Now the statement it at first instance may be innocent, but it can be defamatory if the person to whom it was made interprets from this that X is a dishonest man having stolen the watch. बेसिकली आपको बस ऐसे याद करना है, जहां पर आप हिंट दे दो या कुछ सरकास्टिकली बोल दो, सरकाजम में बोल दो, तो दैट पॉइंटर्स पे जो है आपका ये टाइप लग जाती है. नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ डेफामेशन? अभी आप देखो सूट फाइल करना है, पहले उसके लिए आपको एसेंशियल्स देखने पड़ेंगे कि क्या जो स्टेटमेंट हुई है क्या उसमें ये वाले एसेंशियल्स हैं. तो फर्स्ट इज द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी. इट शुड बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ. द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड. राइट, नाउ द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी. The very first essential of the offense of defamation is that the statement must be defamatory, that is which tends to lower the reputation of the plaintiff. और कोई ऐसी स्टेटमेंट हुई है जिसमें आपका कोई डेफामेशन हो ही नहीं रहा है, तो क्या क्या किस बात का सूट फाइल करोगी? तो पहला एसेंशियल क्या है कि कोई स्टेटमेंट आई है दैट शुड बी डेरोगेटरी इन नेचर, दैट शुड बी फॉल्स इन नेचर, जिसकी वजह से आप जो है दूसरे पे सूट फाइल कर रहे हो. नाउ द टेस्ट टू चेक, व्हाट इज द टेस्ट टू चेक इफ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज डेफामेटरी or not will depend upon how the right thinking members of society are liable to take it. Now this is very important. अभी इसका एग्जाम्पल आपको बहुत ही ईजी है जिससे आप समझ सकते हो. मान लो ए ने बी को बोला कि बी wears very small clothes and she is of a bad character, right? अब हमने ये चेक करना है, टेस्ट इसका कैसे कि how the right thinking members of society are liable to take it. अगर आप खुद सोचो, ऐसे कोई किसी के बारे में स्टेटमेंट देता है, आपको भी पता है, ये तो बहुत बार न्यूज़पेपर्स में भी आ चुका है, one should not check या one should not judge one's character on the basis of clothes. तो राइट थिंकिंग मेंबर्स क्या बोलेंगे कि यस, ए ने अगर बी को ऐसा बोला है, ए ने उसको डिफेम करा है. She likes to wear small clothes, so she likes to wear other type of clothes, but doesn't mean that she is of the bad character. So ये statement defamatory मानी जाएगी because we have to test by
how the right thinking members of society are taking this thing, right? Now let us see the illustration. A publishes an advertisement in a local newspaper stating false information that the company of B has committed fraud of rupees 20 lakhs. Now this statement will amount to defamation, as this newspaper will be read by many readers and will surely injure the reputation of B's company. फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो तो इट्स वेरी इजी एग्जाम्पल, इसमें आपको खुद ही समझ लग गया होगा कि ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट आई है, ठीक है, उससे उसकी डेफामेशन हो रही है, हेंस उसकी बी की रेपुटेशन खराब हो रही है कंपनी की, सो जिसने पब्लिश करी है दैट पर्सन विल बी हेल्ड लाइबल. नाउ द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ. अगर किसी ने कोई बिना नाम लिए बात कर दी तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि उसने प्लेंटिफ के बारे में ही बोला है, ठीक है? तभी कहते हैं स्लैंडर इज टफ टू प्रूव बिकॉज अब जेस्टर्स में बात हो रही है, हाउ दैट पर्सन विल प्रूव दैट थिंग. सो essential element is the statement must refer to the plaintiff. In an action for defamation, the plaintiff has to prove that the statement of which he complains refer to him. It will be immaterial that the defendant did not intend to defame the plaintiff. अब देखो इस केस में इंटेंशन जो होती है ना आपकी, दैट इज इम्मटेरियल टू प्रूव. अब आपका ऑस्कर्स में केस हुआ था विल स्मिथ वाला, जब विल स्मिथ ने स्लैप दिया था तो उसमें क्या उसकी टेंशन थी उसको स्लैप देने की, उसको बस अपनी वाइफ के लिए बुरा लगा और उसने स्लैप दे दिया. उसको क्या पनिशमेंट मिली, 7 years के लिए ऑस्कर से वो बैन हो गया. सो बेसिकली आप समझो इसमें टेंशन इमटेरियल है नहीं है, नॉट अ बिग डील. कोर्ट कहता है हम नहीं देखेंगे इंटेंशन हो ना हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. डेफामेशन हुई है किसी प्लेंटिफ के खिलाफ और उसको पता चल गया मेरे खिलाफ हुई है, देन यू विल बी हेल्ड लाइबल, राइट? नाउ defame the plaintiff, the person to whom the statement was published could reasonably infer that the statement referred to him. The defendant will then be liable. Now let us see the illustration. If a bank publishes a notice to all its branches to not give the loan to any person from XYZ society. अब देखो A बैंक है, इसने पब्लिश कर दिया कि आप कोई भी XYZ सोसाइटी को कोई भी लोन नहीं देगा, और वहां से B आ जाता है, are more often repeated defaulters. Now due to this B, a resident of XYZ has suffered a huge loss. Now B can hold a liable for defaming him although the bank did not directly focus on him. देखो प्लेंटिफ ने कैसे इसको रेफर करा, क्योंकि वो जिस सोसाइटी में रह रहा था उससे उसको लगा कि आप ऐसे बोल रहे हो मैं भी सफर कर रहा हूं, तो यू आर डिफेमिंग द होल पर्सन्स इन दिस. तो दैट इज व्हाई this statement was considered to be a defamatory statement. Now the statement must be published. देखो ये आपको essentials हम तो करा रहे हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेफामेशन का, आपको ये 3 चीजें देखनी है. डेरोगेटरी है इस पे एक प्लेंटिफ के बारे में डायरेक्ट बात करी हुई है, इनडायरेक्ट करी हुई है. थर्ड क्या देखना है आपको कि वो पब्लिश्ड है यानी वे और सेंस, ठीक है. देन दैट you know particular publishment of that representation will be considered as a defamation of that particular person. Publication of a defamatory statement to some person other than the person claimed is most important aspect for making any person liable, and unless that is done no action for defamation will lie. तो publication होनी कहते बहुत जरूरी है, ठीक है. It is most important aspect for making any person liable. However, if a third person wrongfully reads the letter meant for the plaintiff, then the defendant likely to be liable. But if the defamatory letter sent to the plaintiff is likely to be read by somebody else, there will be a valid publication. अभी आपको इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से समझाती हूँ. इसका एक एग्जाम्पल है X and Y. और हस्बैंड एंड वाइफ, एक्स वाई को लेटर भेजता है, बताता है उसके फादर के बारे में बहुत गलत सलत लिख के भेजता है, राइट? डेफामेशन डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स लिख के भेजता है. अब वाई क्या करती है, देखो ये वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ध्यान से ये सुनना.
अब वाई क्या करती है, अपने फादर को सब जाके बता देती है। अब फादर इस पे सूट फाइल करेगा तो कोर्ट कहती है जो हस्बैंड वाइफ के मैटर्स हैं अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें इनकी आपसी मामला होता है एंड नोबडी कैन हेल्ड लायबल। बट यस, अगर एक्स यही लेटर वाई अगर उसकी वाइफ नहीं होती, किसी और को भेजता और वो अपने फादर इन लॉ के बारे में लिख के बताता और वो पर्सन उसके फादर इन लॉ को दे देता, देन इन दैट केस दिस स्टेटमेंट दिस ऑल दिस पब्लिशमेंट विल बी कंसीडर्ड एज अ डेफामेशन। तो यहाँ पे आपका लॉ देखो कैसे, हस्बैंड वाइफ के मैटर में नो पनिशमेंट, राइट, बट यस अगर किसी आप थर्ड पर्सन को बता रहे हो, इन दैट वेरी केस यू विल बी कंसीडर्ड लायबल, राइट। अब इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एक उर्दू वाला एग्जाम्पल है। क्या करता है इसमें, प्लेंटिफ को जो डिफेंडेंट है या कह लो जिसने गलती करी, वो उर्दू में डेफामेटरी लेटर भेज देता है। अब ए को पढ़ना नहीं आता था, उसने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि प्लीज मेरी ये लेटर पढ़ के बताना क्या भेजा है उसने, और जब वो पढ़ते हैं उसे पता चलता है कि उसने इसकी इतनी ज्यादा डेरोगेटरी रिमार्क्स बोले होते हैं, जिससे फिर वो क्या है उस पर केस फाइल करता है। तो इस केस में कोर्ट क्या कहती है, जब उसको पता था उसको उर्दू लैंग्वेज नहीं आती नोइंगली और उसने ये काम करा और थर्ड पर्सन जब इन्वॉल्व हो गया तब उसको पब्लिशमेंट मानी जाती है, राइट। तो बेसिकली जब आपका थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाए, चाहे बोल के बोल रहे हो, इन एनी सेंस, दैट इज कंसीडर्ड एज अ पब्लिशमेंट, पब्लिश हो गई आपकी बात, राइट। तो क्या कहते हैं इस केस में, महेंद्र राम वर्सेस धर्मेंद्र प्रसाद, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। आप जब भी टॉर्ट्स डेफेमेशन पढ़ोगे ये केस इज ऑलवेज देयर, राइट। तो what does it say? The defendant was held liable for sending a defamatory letter to plaintiff written in Urdu, knowing that the plaintiff did not knew Urdu, and the letter will very likely to be read over by another person, right? अब हमने एसेंशियल्स तो कर लिए इसके, पहला डेरोगेटरी रिमार्क, दूसरा प्लेंटिफ के लिए होना चाहिए, तीसरा पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके डिफेंसेस पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें जो डिफेंडेंट है वो डिफेंस ले ले और वो ये डेफामेशन के क्राइम से या रॉन्ग से, सिविल रॉन्ग हो या क्रिमिनल रॉन्ग हो, उससे बच जाए। सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट थिंग दैट इज जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ। अगर आपने अपने पब्लिशमेंट में कुछ ऐसी बात लिखी है जो कि सच है, राइट, तो उस केस में जो है वो डेफामेशन नहीं काउंट करी जाएगी। बट देखो इसके भी टाइप्स हैं। अगर आपने किसी, मान लो आपने कोई ऐसी बात लिख दी जिससे पब्लिक का कोई इंटरेस्ट, मतलब ऐसे पब्लिक का उसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो, तो उस केस में वो डेफामेशन मानी जाएगी, चाहे वो ट्रुथ है कि नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या है, आप किसी लीडिंग एक्ट्रेस के किसी अफेयर के बारे में पब्लिश कर दो न्यूज़पेपर में, तो इस केस में आपका क्या, पब्लिक का इसमें क्या इंटरेस्ट हो रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा। तो इस केस में कोर्ट कहती है डेफामेशन हुई है। बट यस, आप किसी पब्लिक ऑफिसर की ब्राइब की स्टोरी कवर करते हो जो कि पब्लिक गुड के लिए है, तो अगर वो स्टोरी ट्रू है देन इट इज नॉट डेफामेशन एंड इट विल बी कवर्ड अंडर जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ, ठीक है। तो लेट अस सी, इन सिविल एक्शन for defamation, the truth of the defamatory matter is complete defense, and the reason for this is that law will not permit a man to recover damages from something being true about him. This is very obvious thing, जब आपकी कोई बात सच है तो लॉ आपको उसके लिए कोई एक्शन रेज करने नहीं देगा। अब आपकी जो आपकी डेफामेशन हुई है वो बात सच है, तो क्या कोर्ट वो सच बात के लिए आपको कंपनसेशन देगा? नहीं देगा ना। तो यही बात बोली हुई है कि कुछ आपकी सच बात हुई है, लॉ डजंट परमिट अ मैन टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द सेम थिंग, राइट। नाउ अंडर क्रिमिनल लॉ ऑन द अदर हैंड, merely proving that the statement was true is not a good defense, and besides this the defendant has to show that it was made for public good also. सिविल केसेस में बस ये शो करना होता है आपको कि ट्रू है स्टेटमेंट, ट्रू है, डैमेजेस नहीं मिलेंगे, फॉल्स है डैमेजेस ले लो। बट क्रिमिनल केसेस में ट्रुथ के अलावा आपको प्लस कौन सा पॉइंट प्रूव करना पड़ता है,
that is for public good. Under civil law, merely proving that the statement was true is a good defense, but for criminal law, you have to show that that statement was true as well as it was done for the public good. Now, if the defendant is not able to prove the truth of the facts, the defense cannot be availed. Obvious है, अगर आप अपना पॉइंट प्रूव ही नहीं कर पा रहे हो कि हाँ ये सच है मेरे लिए या कुछ है, फिर कहाँ से आपको डिफेंस मिलेगा? फिर तो वो स्टेटमेंट फॉल्स ही काउंट करी जाएगी ना, तो आपको फिर डैमेजेस देने पड़ेंगे. For example, A tells the press that B, a government official, has taken bribe from people to do the work he is supposed to do as his duty as a public officer. If the statement is true, A cannot be sued by B for defamation. Right? Now, fair comment. Fair comment सब समझो. कोई ऐसी आपने बात बोली जो बोनाफाइड हो, ट्रू हो. Make a fair comment on matters public interest is the valid defense to an action for defamation. For this, the following must be proved. First thing, it must be a comment that is an expression of opinion rather than assertion of fact. तो पहला क्या पॉइंट है? That it should be an expression of opinion. आप कोई अपना opinion बता रहे हो rather than asserting a fact. Example से समझो. If X says that A has been guilty of breach of trust and therefore he is dishonest man. Here the latter words are comment on the former. देखो यहाँ तक तो ये जो बात है he is a dishonest man वाली, this is the comment on the former. He has been guilty for the breach of trust and therefore he is a dishonest man. Comment दे दिया ना. उसके बाद, but if A did not commit any breach of trust and X still says to him as a dishonest man, then it will not be a comment and will amount to assertion of fact. अब देखो, जब वो breach of trust का इसने कभी कुछ गलती करी ही नहीं और फिर भी ये बात बोल दी है, तो ये कमेंट नहीं माना जाएगा. ये माना जाएगा कि उसने एक एजर्ट कर लिया है फैक्ट. राइट? आप इस प्लीज चीज को ध्यान से समझो, इस टफ थोड़ी, कि क्या कह रहे हैं वो, कि जब आपको सिर्फ ये देना है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बताना है, ना कि कोई फैक्ट असर्ट करना है. इस स्टेटमेंट में जैसे ही इज अ डिसऑनेस्ट मैन बिकॉज ही हैज बीन गिल्टी, अगर इतनी बात होती तो फिर वो आपका एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन होना था. बट जब उसने कोई ही इज नॉट बीन गिल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो इस केस में आपका वो असर्शन ऑफ फैक्ट माना जाएगा. सेकंड बात कि आपने उसको डिसऑनेस्ट मैन साथ में जो बोला है, आपने एक फैक्ट असर्ट कर दिया है उसके अगेंस्ट. राइट? नाउ नेक्स्ट, द कमेंट मस्ट बी फेयर. पहला क्या था? द कमेंट मस्ट बी इन द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. दूसरा, इट शुड बी द फेयर कमेंट. The statement should be fair, that is, should not be based upon untrue facts. For example, X publishes serious allegations of bribery against Y in newspaper. Later, X is not able to prove the truthness of these allegations and therefore his comment will not amount to fair comment. अब आपके पास आप कमेंट कर रहे हो, you should also have that this comment is very much fair and true. जब आप उसकी ट्रूथनेस प्रूव नहीं कर पाओगे, then that comment will not be considered as a fair comment. Now, the matter commented upon must be of public interest. The matter on which the defendant has commented must be of public interest. Matters like administration of government departments, courts, minister, public meetings, textbooks, etc. are considered to be the matters of public interest. अब यहाँ पे आपकी बॉलीवुड की, हॉलीवुड की कोई बात नहीं करी गई है, कौन किससे अफेयर कर रहा है, किससे शादी कर रहा है. So that is why it's considered defamatory. So matters like administration of government departments, courts, ministers, public meetings, textbooks, these things are considered to be the matter of the public interest, right? For the public good. तो उस केसेस में आपको ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे कुछ लिखते हो तो वो डेफामेटरी, ट्रू स्टेटमेंट है तो वो डेफामेटरी नहीं मानी जाएगी. नाउ नेक्स्ट, आपका सेकंड आ जाता है प्रिविलेज. अब देखो, प्रिविलेज दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट और दूसरी होती है क्वालिफाइड. ठीक है, तो पहले हम समझते हैं प्रिविलेज क्या है. प्रिविलेज, द वर्ड सजेस्ट इटसेल्फ इज दैट इज गिविंग स्पेशल स्टेटस. These special occasions when the law recognizes that the right of free speech outweighs the plaintiff right
to defamation and a defamatory statement made on such occasion is not actionable. अब इसमें आपको कब डिफेंस मिलता है, प्रिविलेज वाला पॉइंट है. एब्सोल्यूट प्रिविलेज तब होती है जब आपको कंप्लीट डिफेंस मिलता है. कब कब मिलता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में. तब आप कुछ भी ऐसा कुछ बोल दो तो उस केस में आप पे कोई डेफामेशन के चार्जेस नहीं लगते. In matters of these, complete immunity is given to a person speaking and no action for defamation can lie against him. It includes 3 aspects. Article 105 clause 2 of the Indian Constitution gives immunity to parliamentarians to speak anything during the course of business of parliament and no action would lie against them. Now, judicial proceedings, this protection has been given to judges under Judicial Officers Protection Act of 1850. It also extends to counsel, witnesses and parties to a suit. ये बात याद रखनी है आपको. It extends to counsels also, witnesses also and the parties to the suit also, right? Now that qualified privilege क्या कहता है, this privilege is also available and under this it is necessary that the statement must have been made without a malice, that is a wrongful intention. कोई आप ऐसी स्टेटमेंट दे दो, ठीक है, और वो आपने किसी रॉन्गफुल इंटेंशन से नहीं बोली, तो उस केस में आपको जो है प्रिविलेज मिल जाता है, डिफेंस मिल जाता है. A shopkeeper says to B who manages his business, sell nothing to Z unless he pays you ready money, as I am doubtful of his honesty. Now A will fall under this exception if he has made his imputation on Z in good faith. देखो, जब आप कोई बात किसी गुड फेथ से बोलते हो, आपकी कोई रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं होती. बेसिकली इसमें हम इंटेंशन तो देखते भी नहीं है, बट आपका मैलिस पॉइंट जब नहीं है उसमें, आपने ऐसे बातों बातों में कुछ बोल दिया, तो वो आपका क्वालिफाइड प्रिविलेज माना जाएगा. जैसे इस केस में शॉपकीपर की बात हुई है, ठीक है, कि वो बी है, वो बी को बताता है कि हु मैनेजेस हिज बिजनेस सेल नथिंग टू जी अनलेस ही पेज यू रेडी मनी. कहता है जी को कुछ नहीं देना अनलेस वो आपको रेडी मनी देता है, एज आई एम डाउटफुल ऑफ हिज ऑनेस्टी. Now A will fall under this exception because उसने जो है good faith में बोला है for the protection of his own interest, for his own business, right? Now next, conclusion. After analyzing all the key aspects of defamation as laid in section 499 IPC, we have found that the essence of defamation lies in the injury to the reputation of person, and for this injury he can very much sue the defendants. Defamation is of 2 types, libel and slander. Both are considered as a criminal offense in India. These are certain exceptions. देखो चलो, with this हमने defamation का पढ़ लिया. defamation अब आपको सारी समझ लगी. this पहली first important बात, that right to reputation or it is considered as your property. the second thing, libel, slander, ठीक है. उसके बाद इनिएंडो हमने पढ़ा, जिसमें हिंट्स की बात करते हैं, सरकास्टम, आप सरकास्टिकली किसी को बोलते हो उसकी बात करते हैं. फिर इसके एसेंशियल्स आ जाते हैं. फिर उसके बाद इसके डिफेंसेस हैं, ठीक है. डिफेंसेस में आपको प्रिविलेजेस दी हुई हैं और दूसरा जस्टिफिकेशन जब ऑफ ट्रुथ की बात करी हुई है. सो विद दिस हमने डेफामेशन का कंप्लीट कर लिया. आई होप आपको अच्छे से डेफामेशन समझ लग गया होगा, व्हाट डेफामेशन इज इन टॉट्स. सो थैंक यू सो वेरी मच.